नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। और आज का मेरा वीडियो इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में है। और आपने तो पिछले कई महीनों से इसके बारे में बहुत सारे विवाद सुने होंगे, बहुत सारे डिबेट भी आपने इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में सुने होंगे। और आप इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपके पास उपलब्ध होंगी। लेकिन आज का वीडियो मेरा इम्यूनिटी के बारे में है। यदि इम्यूनिटी को हम ठीक से समझ लें, जान लें, तो शायद हम बहुत सारे रोगों से सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी में वो पावर है जो हमें बैक्टीरियल, वायरल और फंगस इन्फेक्शन सुरक्षित रख सकती है। सुरक्षित रखती नहीं है, सुरक्षित रखती थी। इसी से हम हजारों लाखों सालों की विकास प्रक्रिया में इस तरह के इन्फेक्शन डिजीज़ों से, इस तरह के जो संक्रामक रोग हैं, अपने को सुरक्षित रह सके और आज तक हम सही सलामत भी हैं। तो आज मेरा जो वीडियो है इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में है। और इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करती हैं। लेकिन यदि विस्तार से समझ लेंगे तो हमारे लिए इसको और अच्छे से समझने में आसानी रहेगी। वैसे तो आज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, चिकित्सा शास्त्र है, उसके पास बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाएं उपलब्ध हैं जो बताई जाती हैं, या ऐसा माना जाता था कि जब से जो एंटीबैक्टीरियल दवाएं शुरू हुई कि उनसे संक्रामक रोगों को जीत लिया जाएगा। लेकिन वो प्रयोग लगभग निष्फल हो गया। इसीलिए तो आज यदि किसी अस्पताल में कोई रोगी भर्ती होता है तो सबसे पहले उसको एंटीबायोटिक दवाएं ही प्रयोग कराई जाती हैं। और जब लाखों रुपए की एंटीबायोटिक दवाएं देकर भी रोगी की स्थिति में सुधार नहीं होता, रोगी ठीक नहीं होता, लाखों रुपए अस्पताल का खर्चा भरने के बावजूद भी आप अपने रोगी को ठीक नहीं कर पाते, तो वहाँ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास आपकी इस प्रतिक्रिया का, इस प्रश्न का सिर्फ एक ही समाधान होता है कि रोगी की जो इम्यूनिटी है, रोगी की जो इम्यून सिस्टम है, वो फेल हो गया, कमज़ोर हो गया। इसलिए दवाओं ने, इसलिए एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स हैं उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए हम रोगी को बचा नहीं पाए। लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न हो जाता है कि यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, हमारे पास एक सुरक्षात्मक कवच है, हमारे पास एक मजबूत प्रतिरक्षक शक्ति है, तो फिर एंटीबायोटिक दवाओं की क्यों आवश्यकता है? और यदि हमारे पास इतनी प्रभावशाली एंटीबायोटिक दवाएं हैं तो फिर इम्यूनिटी पर शरीर को ठीक ना होने की जिम्मेदारी डालना कितना उचित है? वैसे मेरी दृष्टि में इस प्रश्न को यदि विस्तार से देख लिया जाए तो समझना आसान होगा। क्योंकि इम्यूनिटी तो शरीर की पावर है, शरीर के पास पहले भी थी, अब भी है। लेकिन हमने इसकी जो प्रक्रिया है इम्यूनिटी की, इम्यून सिस्टम की जो एक कार्यशैली है, उसमें हस्तक्षेप कर दिया। हस्तक्षेप करने के कारण ये काम नहीं कर पाती है, या हमें बार बार तमाम संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ता है। यदि एक छोटा सा वायरल हमें नहीं, पूरी दुनिया को संक्रामित करता है और पूरी दुनिया उससे तैल उठती है। क्योंकि पिछले 2 साल से तो हम कोरोना वायरस के ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं और उसी के कारण इम्यूनिटी इतनी चर्चा में आई है। उससे पहले तो इम्यूनिटी के बारे में बहुत कम चर्चाएं होती थी, लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी कोरोना ने तो लोगों को इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारा जानकारी, बहुत सारा ज्ञान दे दिया है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इम्यूनिटी का सिर्फ विषाणु या जीवाणु या फंगस इन्फेक्शन तक संबंध नहीं है। ये जो इम्यूनिटी है, जो हमारी प्रतिरक्षक शक्ति है, वो तो हमें हर क्षेत्र में हर तरह के सुरक्षित रखती है। इसीलिए हम इतना लंबा जीवन जी पाते हैं। और यदि मनुष्य की इतर बात की जाए, यदि जंगली जीवों की बात की जाए, पशु जगत की बात की जाए, तो वहाँ तो कोई अस्पताल नहीं, कोई किसी तरह की एंटीबायोटिक दवाएं नहीं, वहाँ तो डॉक्टर्स नहीं। लेकिन वो तो सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, दीर्घजीवी रहते हैं, पूरा जीवन स्वस्थ रह के व्यतीत करते हैं। और वो काम करते हैं जैसा मनुष्य करता है। तो मेरा जो है कि इम्यूनिटी को यदि हम विस्तृत रूप से जानेंगे तो आप समझ पाएंगे वास्तविक रूप से जो इम्यूनिटी है वो कुछ रक्त कणिकाएं हैं। इसमें खास करके श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स आती हैं जो हमारे बोन मैरो में पैदा होती हैं। लेकिन एक थाइमस नामक एक एंडोक्राइन ग्रंथि होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारे छाती के मध्य फेफड़ों में स्थित रहती है। वो इन जो
सुरक्षात्मक तंत्र की जो कोशिकाएं हैं, जो इम्यूनिटी की कोशिकाएं हैं, उनको परिपक्व बनाती है, सशक्त बनाती है, सक्रिय करती है, जिससे कि वो कई तरह के एंटीबायोटिक्स पैदा करके, कई तरह के प्रक्रियाओं को अपनाकर यदि शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या कोई दूसरा रसायन प्रवेश कर गया है तो उसको निष्क्रिय कर सकें, उसको नष्ट कर सकें और शरीर को स्वस्थ रख सकें। लेकिन जो थाइमस ग्लैंड है उसके बारे में तो आज से 2 दशक पहले तक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे। वो कहते निष्फल अंग है, निष्क्रिय अंग है, ये तो विलुप्त होने वाला अंग है, ये तो एक अवशेष है। लेकिन पिछले 2 दशकों से इस अंग की जो जानकारी, इस अंग का जो महत्व है उसके बारे में जिज्ञासाएँ बढ़ी हैं। अब माने जाना लगा है कि इम्यूनिटी का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो ये थाइमस ग्लैंड है। जन्म से पहले इसका वजन 20 ग्राम रहता है, जन्मोपरांत इसका वजन बढ़ना शुरू होता है और किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते यानी 18 से 20 साल तक पहुँचते पहुँचते इसका वजन स्वस्थ अवस्था में 300 ग्राम तक भी हो जाता है। यदि कमज़ोर अवस्था में देखा जाए, निर्मल अवस्था में देखा जाए, अप्राकृतिक अवस्था में देखा जाए तो अब भी मानव शरीर में इसका वजन 150 से 200 ग्राम तक रहता है। और वयस्क अवस्था के बाद इसका वजन फिर घटना शुरू होता है, इसका आकार घटता जाता है और वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते फिर इसका 10 से 12 ग्राम वजन रह जाता है। तो इसकी जो पूरी जो प्रक्रिया है, थाइमस ग्लैंड का जो घटना बढ़ना है हमारी इम्यूनिटी के साथ सीधा संबंध रखता है। क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप रहता है किशोर अवस्था का या शिशु अवस्था का, तब इसका विकास शुरू होता है। जैसे कि हम देखें कि जब शिशु होता है तो शिशु के जो इम्यूनिटी का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम विकसित हो रहा है तो पहले तो उससे माँ से कुछ समय के लिए एंटीबॉडीज और बैक्टीरिया ऐसे मिलते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह से बचाते हैं। लेकिन बाद में बच्चे का अपना शरीर एंटीबॉडीज और जो इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने लगता है तो थाइमस ग्लैंड उसकी मदद करता है। तो इसलिए थाइमस ग्लैंड का आकार बढ़ने लग जाता है। थाइमस ग्लैंड की जो विकास प्रक्रिया है दूसरे अंगों पर भी निर्भर करती है, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड उसकी मदद करता है, पीयूष ग्रंथि भी इसकी मदद करती है, पेनाइल ग्लैंड्स उसकी मदद करता है। और पेनाइल ग्लैंड्स जो है वो नींद से संबंधित है कि इसीलिए बच्चे, छोटे बच्चे एक जन्म के उपरांत 22 घंटे तक सोते ही रहते हैं, क्योंकि उनको नींद के दौरान ये सारे अंग उसके इम्यून सिस्टम को सक्षम बनाने में, मजबूत बनाने में मदद करते हैं। लेकिन आज की जीवन शैली कहते हैं या प्रक्रिया कहते हैं कि हम हर वो काम करते हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम या एक व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत ना हो पाए। तो पीयूष ग्रंथि के लिए, पेनाइल ग्लैंड्स के लिए या थाइमस ग्लैंड के लिए नींद जरूरी है। नींद के लिए अंधेरा जरूरी है, अंधेरा नींद के साथ शांति की ज़रूरी है। और उसके अलावा हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत जरूरी है। ये सब मिलते हैं तब वो जो इम्यून सिस्टम है मजबूत होता है, सक्षम बनता है। तो हम बहुत सारे संक्रामक रोगों को निष्फल करने में सक्षम बनते हैं। हमें दवाओं की बहुत कम आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है इससे बड़ा है, क्योंकि हमारा छींकना, खांसना, मलमूत्र विसर्जित करना, पसीना आना, हमारी पाचन की क्रिया, किसी भोजन को ठीक से पचाना, उसको हजम करना, उसको शरीर में इस्तेमाल करना, हमारे अंगों का समा रहना, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग हैं। बिना इनके हम अपने इम्यून सिस्टम को ना तो मजबूत कर सकते हैं ना सक्षम बना सकते हैं। यदि इनमें से किसी भी एक अंग की या किसी भी एक प्रक्रिया में हम खलल करते हैं तो तत्काल उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देता है और हमारी इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता है, हमारी प्रतिरक्षक शक्ति प्रभावशाली नहीं बनती है। तो यदि हमें अपने जो प्रतिरक्षक तंत्र है उसको प्रभावशाली बनाना है तो हमें जो शरीर की स्वाभाविक क्रिया है उनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल ऐसे प्रचलन है कि हम भूख को दबाए रखते हैं, भूख लगती है तो खाना नहीं खाते या आवश्यकता से अधिक खाते रहते हैं। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ाने लगता है। उस समय यदि हमें भारीपन छाती में लगे तो हम ऐसी दवाएं खा लेते हैं कि भारीपन दूर हो जाए, या हमारा शरीर उसको वॉमिटिंग के माध्यम से उसको खाली करना चाहे तो हम वॉमिटिंग को रोकने तत्पर हो जाते हैं। इसी तरह
हम मलमूत्र के बेग को कई घंटे तक रोके रखते हैं। यदि छींक आ जाती है तो तत्काल छींक रोकने के प्रयास में रखते हैं। तो छींक का तो अर्थ है कि ऊपरी श्वसन तंत्र में कोई विघ्न आ जाना, कोई अवरोध खड़ा हो जाना, ठंड लग जाना, या किसी बैक्टीरिया वायरस का उसमें प्रवेश हो जाना, या धूल मिट्टी चले जाना, या कोई और विषाक्त पदार्थ, तो शरीर कहता है इसको बाहर निकालो। शरीर को सुरक्षित रखना है तो वो 120 से 140 किलोमीटर की गति से छींक की प्रवृत्ति पैदा करती है। यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस या धूल या कोई और चीज़ ऊपरी श्वसन तंत्र से आगे बढ़ गया है, मध्य श्वसन तंत्र में प्रवेश कर गया है या फेफड़ों तक पहुंच गया है, तो उसके बाद खांसी शुरू होती है। खांसी उसको साफ करने का प्रयास करती है। तो हम खांसी को ही रोकने का प्रयास करते हैं कि फेफड़ों में, हमारे श्वसन तंत्र में सफाई ना हो, उसको रोकने का कर जाते हैं। हम मलमूत्र को रोकते हैं। मलमूत्र से, हमारे मूत्र से तो खून की शुद्धि होती है। मल को करने से हमारा आहार तंत्र साफ होता है। कि यदि हमारे पेट में मल फंसा रहे तो सड़ने लगता है, तो उससे कई तरह के विषाक्त पदार्थ पैदा होने लगते हैं, वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालने लगते हैं। तो हम मलमूत्र के वेग को रोकते हैं तो हमारे शरीर की जो सामान्य सुरक्षात्मक प्रणालियाँ हैं डिस्टर्ब होती हैं। तो हमें तो इन चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए। आजकल तो एक और प्रचलन शुरू हो गया है कि जैसे कि स्त्रियों को, बहन बेटियों को जो मासिक स्राव होता है, तो हम उसको भी रोकने लग गए हैं। क्योंकि उस समय हो सकता है किसी जरूरी कारण से उनको रोकना हो, कुछ विलंबित करना हो, लेकिन ये फैशन चल पड़ा है। यदि हम 2-4 बार, 10 बार ऐसे मासिक धर्म को व्यवस्थित करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको दीर्घ काल तक विस्थापित रखेंगे, तो उसका जो दीर्घकालीन जो प्रभाव है वो बहुत बुरा असर आएगा। क्योंकि शरीर तो, जीवन तो बरसों चलने वाला है। ये तो चक्र जो है मासिक तो हर माह से आने वाला है। तो हम उसको विस्थापित करते हैं तो उसका आगे चल के इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ कुंवारी लड़कियां इसको विस्थापित करती हैं तो विवाह के बाद उन्हें समस्या आती है, गर्भ धारण करने में समस्या आती है, या उनका मासिक चक्र ही अनियमित हो जाता है, रुक जाता है, या 1 महीने में 2 बार आने लगता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं। इसी तरह यदि छींक को रोकते हैं, खांसी को रोकते हैं, हम शौच को रोकते हैं, तो इनका प्रभाव भी होता है। पसीना तो आजकल निकलता ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर समय हमारा एसी में व्यतीत होता है। तो हमारे रोम छंद्र जो छिद्र हैं वो उससे अब बंद हो जाते हैं, तो उनका शरीर के साथ, हमारे स्किन के साथ में प्रभाव पड़ता है। तो यदि विस्तृत रूप से देखें तो इम्यून सिस्टम कोई छोटी प्रक्रिया या कोई ब्लड सेल्स की प्रक्रिया नहीं है। ये विस्तृत एक क्षेत्र है। इसमें शरीर की सभी सामान्य प्रक्रियाएं शामिल हैं, इसमें रक्त की कणिकाएं शामिल हैं, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां शामिल हैं। और यदि इन सब को हम समान अवस्था में रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रह सकता है और हमें तमाम संक्रामक रोगों से सुरक्षित रख सकता है। लेकिन जब से मनुष्य को ने ये अनुभव किया है कि वो बुद्धिजीवी है, वो बौद्धिक क्षमता रखता है, वो अपनी प्रभाव से, अपने ज्ञान से किसी भी चीज़ को रोक सकता है, किसी भी चीज़ को विलंबित कर सकता है, दिल्ली तक उसको डिले कर सकता है, तो इसके कारण ये सारा चक्र गड़बड़ाने लगा है, डिस्टर्ब होने लगा है। जैसे हम देखें कि 200 साल पहले लोगों, बुद्धिजीवी वर्ग ने, मानव ने ये सोचा कि वो उसको शहर बसाने हैं, सड़कें बिछानी हैं, उसने उद्योग धंधे लगाने हैं, उन्हें कृषि के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो जंगल काटना शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों जंगल पेड़ पौधे काट डाले। उससे उसको आय भी तो हुई, व्यापारी को धन तो मिला, लेकिन उससे एक सामाजिक जो प्राकृतिक संतुलन था वो गड़बड़ाने लगा। उसे इस चीज़ की जानकारी 200 साल बाद लगी कि पेड़ काटने से उसकी बारिश डिस्टर्ब हो रही है, उसका जो वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, वातावरण में ऑक्सीजन घट रही है। इसी तरह जो नदियां हैं, नदियों में शहर का दूषित पानी, सीवरेज का पानी छोड़ा जाने लगा। क्योंकि वो तो सोचते हैं, जो प्लानिंग बनाने वाले हैं, जो ऐसी योजना बनाने वाले हैं, वो तो सोचते हैं कि नदी का पानी तो वो प्रयोग करते नहीं, ना नदी में वो नहाते हैं, वो तो अपने बाथरूम में नहाते हैं, जो पेयजल है उसका प्रयोग करते हैं। नदी तो गरीब लोगों के लिए है, तो वो सारा सीवरेज उसमें डालते रहते। तो इसलिए पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात करूँ तो भारत में तो एक भी ऐसी नदी नहीं जिसका पानी पीने योग्य हो।
तो उसका दुष्प्रभाव है। इसी तरह हम शरीर के साथ भी ये छेड़छाड़ करते रहते हैं कि हम कहते हैं कि अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं। हम दस्त को रोक सकते हैं कि यदि दस्त की प्रक्रिया शरीर को साफ करने के लिए होती है, क्योंकि यदि हमारे पेट में कुछ ऐसा पदार्थ पहुंच गया है जो शरीर उसको निकाल बाहर करना चाहती है, उस पर पाचन का श्रम नहीं करना चाहती, तो वो दस्त के माध्यम से, शौच के माध्यम से उसे निकालने की कोशिश करती है। लेकिन हम कहते हैं कि उसे रोक देते हैं। रोकने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। उससे क्या होता क्या है कि हमारे शरीर में एक प्राकृतिक स्थिति पैदा हो जाती है। हम मल मूत्र को सोचते, आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो वो शुरू के 1 महीने तक दिन में 10 से 12 बार शौच करता है, 10-12 बार वो मूत्र त्याग करता है, क्योंकि शरीर चाहता है कि उसके अंदर की जो अभी तक अशुद्धिकरण था वो शुद्ध हो जाए, उसका पाचन सामान्य हो जाए। ये नहीं कि उसमें पाचन की एंजाइम कमी है, क्योंकि प्रकृति ने उसको तैयार किया है, माँ के दूध, माँ पोषण के रूप में माँ का दूध उपलब्ध करा है, तो उसमें सब पाचन का, उसको पचाने की प्रक्रिया का उसमें उपलब्ध है। लेकिन क्योंकि शरीर उसको साफ रखना चाहता है कि आगे जाके भविष्य में बच्चे को किसी तरह की परेशानी खड़ी ना हो, तो वो प्रक्रिया चलाता है, इसलिए 10-12 बार मलमूत्र त्याग करता है। लेकिन धीरे धीरे जब शरीर व्यवस्थित होता है, इसकी प्रक्रिया घटने जाती है, फिर दिन में 2 बार उसकी प्रक्रिया रह जाती है। लेकिन हम जैसे ही आज बच्चे को 3 बार मोशन हो जाए, 4 बार मोशन हो जाए, तो हम तत्काल रोकने के प्रयास में लग जाते हैं कि इसको रोको, इससे कमजोरी आ जाएगी, इससे तो बच्चा बहुत वीक हो जाएगा। नहीं, ये सब सामान्य प्रक्रिया हैं। जब तक सामान्य प्रक्रिया स्वास्थ्य में के लिए खतरा ना बने, स्वास्थ्य में कोई विघ्न न डाले, तब तक उस सामान्य प्रक्रिया को, उस प्राकृतिक प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए, उसमें अवरोध नहीं खड़ा करना चाहिए। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यदि आपको खांसी है तो खांसी का कारण जाने, खांसी क्यों है। आप छींक है, छींक का कारण जाने क्यों है। ठंड के कारण छींक है तो ठंड को बचाव का उपाय करें। यदि किसी संक्रामक रोग के कारण है, आपके नाक में कोई गंध चली गई है या जीवाणु विषाणु का प्रवेश हो गया, तो उसको शुद्धिकरण करें। तो ये स्वयं सामान्य प्रक्रियाएँ हैं। और यदि आप इस सबको सहजता से लेके चलेंगे तो आप इम्यूनिटी को सही समझ पाएंगे। लेकिन जो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, जो थाइमस ग्लैंड्स की बात करते हैं, या टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, माइक्रोफेज कणिकाओं की बात करते हैं, इनकी उत्पत्ति तो बोन मैरो में होती है, लेकिन इनको परिपक्वता, उनको पूर्ण सक्रियता थाइमस ग्लैंड देता है। थाइमस ग्लैंड को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए पेनाइल ग्लैंड्स काम करता है। पेनाइल ग्लैंड्स को यदि सक्रिय होने के लिए पर्याप्त नींद की आवश्यकता है, पर्याप्त विश्राम की आवश्यकता है, मानसिक तनाव से दूर रहने की आवश्यकता है। यदि आप मानसिक तनाव में हैं तो एड्रेनल ग्लैंड्स आपको प्रभावित करता है। ये सब प्रक्रियाएं आपके इम्यून सिस्टम पर दुष्प्रभाव डालती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बाधित करते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इसलिए आपने देखा वो जो लोग मानसिक रूप से टेंशन में रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उनको बार बार इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तनाव से ऐसे लोगों के शरीर में कार्टिसोल ज़्यादा पैदा होता है। कार्टिसोल थाइमस ग्लैंड पर विपरीत असर डालता है। थाइमस ग्लैंड अपनी अप्राकृतिक अवस्था के कारण जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं उनको विकसित नहीं कर पाता, तो शरीर इन्फेक्शन के प्रति संवेदनशील बन जाता है। तो इन सब चीज़ों पर यदि आप ध्यान देंगे तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है, यदि आपको इम्यूनिटी को प्रबल रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना है, तो आप एक तो गहरे श्वास भरें, डीप श्वास लेंगे तो आपका थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है, आप मानसिक शांति में रहेंगे, आप भरपूर मात्रा में नींद लेंगे, आप मानसिक तनाव से दूर रहेंगे, तो आपको इम्यूनिटी से मदद करेगी, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आप संक्रामक रोगों से बचे रहेंगे। और यदि आप कुछ समय अंधकार में शांति तरीके से व्यतीत करेंगे, शांति में रह के ध्यान आदि का अभ्यास करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी, आप तमाम तरह के संक्रामक रोगों से सुरक्षित रह सकते हैं। ये मैंने जानकारी आपको इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में दी है। आपको मेरा ये वीडियो कितना पसंद आया इस संबंध में मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट से लिख के अवश्य सूचित करें। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मित्रों तक इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।